न्यायालय संख्या 8, विवाद रिट्सी संख्या 8401/2024। याचिकाकर्ता सईदा फातिमा अशरफ, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य, जिलाधिकारी बाराबंकी और अन्य। याचिकाकर्ता के वकील पावन अवस्थी, ब्रिजेश कुमार, प्रशस्तपुरी, उत्कर्ष श्रीवास्तव। प्रतिवादी के वकील सी आफ्ताब अहमद, माननीय न्यायाधीश जसप्रीत सिंह, श्री B.K. सक्सेना। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नोटिस मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया। श्री ललित किशोर तिवारी, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक सीमित प्रार्थना के साथ अपील की है कि विवादित संपत्ति की सुरक्षा की जाए, जिसमें यह बताया गया है कि उक्त विवादित संपत्ति याचिकाकर्ता के परिवार में पूर्वजों से चली आ रही है। ये भी तर्क दिया गया कि विवादित संपत्ति गैर ज़ैद ए संपत्ति है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश ज़ैद ए और LR अधिनियम 1950 की प्रावधानें लागू नहीं होती। इसके अलावा ये बताया गया कि पूर्व में राज्य स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किराएदार था और कुछ कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि राज्य को दिनांक 6 दिसंबर 1996 के सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए। इस आदेश की प्रति को रिकॉर्ड पर संलग्न संख्या 15 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये भी तर्क दिया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में एक गलत प्रविष्टि की गई थी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि संपत्ति नवाबगंज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के नाम पर है। तर्क ये है कि यह गलत प्रविष्टि थी, क्योंकि नगर पालिका कभी किराएदार नहीं थी और न ही कोई दस्तावेज है जिसके द्वारा नगर पालिका या राज्य ने संपत्ति पर शीर्षक अधिकार का दावा किया हो। ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों में से एक रशीदुद्दीन, जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे, उनके संदर्भ में एक गलत प्रविष्टि दर्ज की गई थी। हालांकि इस प्रविष्टि से न तो राज्य के पक्ष में और न ही नगर पालिका परिषद के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि कोई हस्तांतरण दस्तावेज मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ये भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रविष्टि सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 30/33 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। मामला पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष लिया गया और दिनांक 12 फरवरी 2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षणों को स्वीकार कर लिया गया और मामले को सक्षम प्राधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया। ये निर्देश दिया गया कि उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 59/61 के तहत मामला दर्ज किया जाए और पक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद इसे 6 महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाए। ये बताया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश में कई निष्कर्ष दर्ज किए गए थे, जो जांच रिपोर्ट और DDC राजस्व की रिपोर्ट पर आधारित थे, जिनमें याचिकाकर्ता और उनके पूर्वजों के कब्जे और शीर्षक का उल्लेख किया गया था। ये भी पाया गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो ये दर्शाता हो कि राज्य सरकार या नगर पालिका परिषद को संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। चूंकि विवादित संपत्ति गैर ज़ैद ए थी, इसलिए जब तक जमींदार ने उस संपत्ति को त्याग या हस्तांतरित नहीं किया, तब तक नगर पालिका या राज्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था। यह तर्क दिया गया है कि इन निष्कर्षों को ट्रायल कोर्ट द्वारा सराहा नहीं गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जो अयोध्या मंडल अयोध्या के आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त अपील लंबित होने के दौरान जिसे स्वीकार कर लिया गया है, याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। यह तर्क दिया गया है कि 5 अगस्त 2024 के विवादित आदेश के माध्यम से अंतरिम राहत का आवेदन खारिज कर दिया गया है। ये प्रस्तुत किया गया है कि 5 अगस्त 2024 के विवादित आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि न तो अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक तथ्यों को निर्धारित करने की शर्तों पर ध्यान दिया गया और न ही यह बताया गया कि मामला क्यों नहीं बना, जबकि रिकॉर्ड पर यह सामग्री थी कि याचिकाकर्ता और उनके पूर्वज लगातार कब्जे में रहे हैं और उन्हें संपत्ति पर अधिकार था। यह तर्क दिया गया है कि आदेश स्पष्ट और उचित कारणों के बिना पारित किया गया है, इसलिए जब तक संपत्ति संरक्षित नहीं की जाती, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी और उन्हें गंभीर नुकसान होगा। प्रतिवादी संख्या 2 के वकील ने यह इंगित करने का प्रयास किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2018 के खिलाफ मामला विचाराधीन था और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया। ऐसे हालात में याचिकाकर्ता के सह वकीलों ने अपील दाखिल की है और मामला विचाराधीन है, इसलिए यह आदेश गलत नहीं कहा जा सकता, विशेषकर जब याचिकाकर्ता के सह शीर्षक धारकों ने 3 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थीं, जो खारिज कर दी गईं। श्री तिवारी ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 28 फरवरी 2024 को पारित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है।
जो रिटसी संख्या 1905/2024 अंजुम फातिमा अशरफ एट अंजुम फातिमा जाफरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित हुआ था। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिटसी संख्या 6924/2024 द्वारा भी अपील की थी, जिसे 13 अगस्त 2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अतः ये तर्क दिया गया कि वर्तमान याचिका स्वीकार्य नहीं है और समन्वय पीठ और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के कारण याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई प्रार्थना का कोई आधार नहीं है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बाराबंकी के जिलाधिकारी के हस्ताक्षरों से लिखित निर्देशों की प्रति भी प्रस्तुत की है, जो इस बात का संकेत देती है कि पक्षकार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह भी प्रकट होता है कि 4 अन्य याचिकाएं दायर की गई हैं। यद्यपि इस न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि जब अपील जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है और यह एक अचल संपत्ति और उसके शीर्षक से संबंधित है, तो क्या ऐसी स्थिति में संपत्ति की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जहां तक उन रिट याचिकाओं का संबंध है जिनका उल्लेख प्रतिवादी संख्या 2 के वकील और राज्य के वकील ने किया है, वे इस विषय पर विचार नहीं करती, बल्कि उनमें से एक याचिका निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की गई थी और खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि चूंकि अपील लंबित थी, इसलिए यह पक्षकारों के लिए खुला था कि वे अपने अधिकारों का निर्णय करवा सके। खंडपीठ ने याचिका को इस आधार पर सुनने से इनकार कर दिया कि इसमें विवादित तथ्य शामिल थे, जिन्हें अपील में सुलझाया जा सकता था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और 5 अगस्त 2024 के विवादित आदेश का अवलोकन करने पर इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज करने के लिए आदेश में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। अब यह अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि जहां कोई अपील पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया गया है और वह विचाराधीन है, और यदि विवादित आदेश के परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता पुनरीक्षणकर्ता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियों में अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं। देखें मूलचंद यादव बनाम राजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्य 1982 3 SCC 484। मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। निजी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दस्ती समन के माध्यम से भी सेवा करेंगे और अगली तारीख तक सेवा का शपथ पत्र दायर करेंगे। प्रक्रियाएं 1 अक्टूबर 2024 तक पूरी की जाएं। प्रति शपथ पत्र 3 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। मामला 4 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए। अंतरिम उपाय के रूप में ये निर्देश दिया जाता है कि पक्षकार वर्तमान स्थिति को बनाए रखे जैसा कि आज है। कोई भी पक्षकार संपत्ति का हस्तांतरण या तृतीय पक्ष के अधिकारों का सृजन नहीं करेगा जब तक कि अगली सुनवाई की तारीख न आ जाए। आदेश की तिथि 27 सितंबर 2024। हर्षिता। इस आदेश में कोर्ट ने एक संपत्ति विवाद पर फैसला दिया है, जहां याचिकाकर्ता सईदा फातिमा अशरफ ने संपत्ति की सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि यह संपत्ति उनके पूर्वजों से चली आ रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संपत्ति गैर जमींदारी है, इसलिए उस पर उत्तर प्रदेश जेडे और एलआर अधिनियम 1950 लागू नहीं होता। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि नगर पालिका या राज्य सरकार ने इस संपत्ति पर कभी कोई अधिकार नहीं जताया और संपत्ति पर गलत रिकॉर्डिंग की गई थी। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के पास संपत्ति के शीर्षक और कब्जे से जुड़े प्रमाण हैं और कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया जाना चाहिए था ताकि अपील का फैसला होने तक संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी किया जाए और याचिकाकर्ता उन्हें समन के जरिए सूचित करें। केस की अगली सुनवाई 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। अगली सुनवाई तक संपत्ति की वर्तमान स्थिति को बरकरार रखा जाए, यानी कोई भी पक्ष संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेगा या तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं देगा। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की अंतिम सुनवाई तक संपत्ति की स्थिति न बदले और याचिकाकर्ता को कोई नुकसान न हो।